हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इस पहले इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फिर हम डिफरेंस देखेंगे क्या कुछ जो है वो डिफरेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन में और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजन में क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ चेंजेस करे गए थे 1986 वाले एक्ट के 2019 में। ठीक है, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो आपको एक ऐसी लॉ प्रोवाइड करता है ताकि जो कंज्यूमर है उनके राइट की प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो कुछ एक वेरियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको अचीव करने के लिए, जिसको हम कहें कि उन ऑब्जेक्ट को हम अचीव करना चाहते थे, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना चाहते थे कंज्यूमर को, ठीक है, तभी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेके आए थे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था कि जो भी कंज्यूमर को 6 राइट दिए गए जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उन राइट की प्रोटेक्शन जो है वो दिलवाना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना कंज्यूमर को और उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और अवेयर करना कंज्यूमर को अपने राइट्स के प्रति। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जब अभी डिस्कस करेंगे। फिर बोला कि टू प्रोवाइड करना सिंपल एंड स्पीडी डिस्पोजल टू द केस बाय प्रोवाइडिंग अ क्वासी जुडिशियल मशीनरी। सबसे पहले आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्प्यूट रेड्रेसेबल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि नेशनल फॉर्म होता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट फॉर्म होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, तो उनको क्वासी जुडिशियल मशीनरी कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो डिस्पोज ऑफ करती है, मतलब स्पीडी डिस्पोजल करती है, जो भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसको सॉल्व करने का ये काम करती है। ठीक है, तो सेकेंड मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोवाइड करना सिंपल एंड स्पीडी डिस्पोजल, ताकि तुरंत जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, जल्दी जो है वो स्पीडी डिस्पोजल हो सके केस का। ठीक है, और फिर बोला ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इन एक्सपेंसिव रेड्रेसेबल, की ज्यादा खर्चे में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि पहले तो देखो कंज्यूमर के राइट की वायलेशन हुई है, ठीक है, पहले तो उसका राइट वायलेट हुआ, दूसरा कि यदि आप और ज्यादा एडवोकेट्स पर खर्चा करोगे या और ज्यादा बहुत ज्यादा खर्चे होंगे तो कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि मेरे को कंप्लेंट फाइल ही नहीं करनी है। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्ट ये भी है कि प्रोवाइड करता है वो इनएक्सपेंसिव रेड्रेसेबल, ठीक है, टू द इशू ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, फिर बोला कि यदि डिस्प्यूट हो जाता है ना, मतलब आपके किसी राइट की वायलेशन होगी, ठीक है, आपके कंज्यूमर के कुछ राइट थे, आपको कोई डिफेक्टिव माल जो है वो सर्व हो गया, या आपने जो सर्विस ली थी वो उसमें कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है, वो अच्छे से जो है वो आपको मिल नहीं सकी, ठीक है, सर्विस आपने ली थी, ठीक है, वो आपको जो है वो फुलफिल नहीं हो सके, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, तो यदि इस भी तरह का कोई डिस्प्यूट रहता है तो उसके लिए जो है वो आपको कंपनसेशन दिया जाए। स्टेट कमीशन जो है वो सेट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेट किया जाता है और बनाया जाता है, और नेशनल कमीशन बनाया जाता है, ताकि जो भी डिस्प्यूट हो, जो भी कंप्लेंट्स हो, उनको उनका निपटारा जो है वो किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, फिर बोला कि सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज डी में बताया गया है कि कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विस को लेता है, मतलब गुड्स को परचेज करेगा या सर्विस को हायर करेगा। ठीक है, और फॉर द पर्सनल यूज, जब वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो वो कंज्यूमर है, लेकिन जब मैन्युफैक्चर और रीसेल के पर्पज के ले रहे हैं तो वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि परचेज करता है गुड्स को और सर्विस के लिए, सर्विस जो है वो हायर करता है। ठीक है, और अपने पर्सनल यूज के लिए उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, और फिर है आपका नेक्स्ट है कि राइट एंड ड्यूटीज दिए गए हैं कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के 6 राइट दिए गए। तो सबसे मेन ऑब्जेक्ट इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये है कि इन राइट को प्रोटेक्शन दिलवाना है, मतलब जो कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्शन दिलवानी है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना और लोगों को अवेयर करना है कि आपको ये राइट दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए लॉ के प्रोविजन का भी, और आपको कंज्यूमर से के मतलब क्या कुछ लॉ है उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, क्या कुछ उसके पास राइट है ये भी आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका राइट टू सेफ्टी कि जो कंज्यूमर है जो भी कुछ प्रोडक्ट लेगा तो वो सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उसको कंज्यूम करे और बाद में बीमार हो जाए। तो इस तरीके का सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी का। फिर सेकंड है उसका राइट टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कौन देगा? शॉपकीपर देगा। जिस भी पर्सन से वो गुड्स परचेज कर रहा है शॉपकीपर से, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को दी जाएगी। थर्ड है राइट टू चॉइस कि उसको फुल राइट है चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट जो भी उसे अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी गुड्स एंड प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहे तो ले सकता है। फिर बोला कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जो उसको जो है डिफेक्टिव गुड्स जो है प्रोडक्ट जो है वो मिल गया, ठीक है, और जो शॉपकीपर है वो उसको लेने से मना कर रहा है, तो उसको ये भी राइट हो ना कि उसकी जो परेशानी है उसको सुना जाए, जिसकी कंप्लेन है, ठीक है, उसको जो है वो सुना जाए। रेड रिसीवर का क्या क्या मतलब है कि उसके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, उसको कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है, मुआवजा जो है उसे दिया जाए। फिर आपका सिक्स राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का कि कंज्यूमर को एजुकेशन दी जाए, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए कि क्या कुछ आपके राइट है। सबसे पहले आता है आपका राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या राइट, ये राइट जो है वो प्रोटेक्टेड, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि माल प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो उन सभी, ताकि जो मिलावट वाली चीजें बेची जा रही है या कोई भी ऐसी चीज बेची जा रही है, ठीक है, जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट है या कुछ आप फूड या कुछ ऐसे जो कि खाने वाली चीजें हैं, ठीक है, तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि किसी पर्सन को और उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी को जो नुकसान करे। तो सबसे पहले उसका राइट है राइट टू सेफ्टी का। ठीक है, सेकंड है आपका, जैसे कि अब बात करें कि एक रिसर्च के अनुसार जो है वो देखा गया है कि ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो ना सबसे पहले खुद नहीं चेक करते, ठीक है, और वो बाद में, ठीक है, वो खुद टेस्ट नहीं करते, जिसके कारण आप कई बार जो ऐसा देखा गया है कि वो हार्मफुल रहते हैं कंज्यूमर के लिए, वो प्रूव हुए हैं हार्मफुल, रिसर्च के दौरान ऐसा पता चला। ठीक है, तो फिर है आपका सेकंड राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल्कुल राइट है कंज्यूमर को, कंज्यूम को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस, ये सब कुछ जो है वो शॉपकीपर बताएगा कंज्यूमर को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसका प्राइस एमआरपी रेट लिखा है उससे ज्यादा ही ले जा रहा है, उसको वहां जो है वो उसको ऐसे बता रहा है कि 1 kg है लेकिन वो ½ kg ही दे रहा है। तो वो सब कुछ जो है वो बताएगा, सब इंफॉर्मेशन देगा, किसको? कंज्यूमर को। कौन देगा? शॉपकीपर देगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कंज्यूमर के। जो भी लोग जो है जैसे शॉपकीपर है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि बताया कुछ और दिया कुछ और, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए अनट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, तो उस ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो है वो उनको ये राइट दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है सेलर की, जब भी वो कुछ भी गुड्स एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, तो उससे रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन जो है उसको दे। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है राइट टू चूज। ठीक है, कि कंज्यूमर को ये भी राइट है कि वो चूज करे, ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स में वो या सर्विसेज में जो है वो चूज कर सके कि कौन सी गुड्स उसको लेनी है, कौन सी उसको नहीं लेनी है। ठीक है, डिफरेंट सेलर्स के द्वारा जो है कौन सी गुड्स उसको जो है लेनी है, अपनी पॉकेट के अनुसार से, अपने जितना उसकी, ठीक है, जरूरत है उसके हिसाब से जो ले सकता है। फिर बोला कि नेक्स्ट राइट है राइट टू बी हर्ड। ठीक है, उसको सुनवाई का पूरा अधिकार है कि कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, कि उसको कोई प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव जो है वो मिल गया और वो शॉपकीपर के पास गया, तो शॉपकीपर ने जो है उसको रिफंड नहीं करा, ठीक है, और रिफंड नहीं करा या उसको जो है वो अच्छे से ठीक नहीं किया, ठीक है, यानी कि कोई आपने मोबाइल फोन ही लिया है, यदि अब वो डिफेक्टिव निकलता है तो उसको जो है वो सही से उसको चेक नहीं करा, ठीक है, उस पर्सन ने, जो शॉपकीपर है, ना तो वो उसको चेंज कर रहा है, ना तो उसकी वो रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो इस यदि इस तरह का मुद्दा हो जाता है तो कंप्लेन फाइल करेगा, तो उस कंप्लेन की सुनवाई का भी तो अधिकार होना चाहिए ना। तो बोला अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई गई है, तो वो इन सभी कंज्यूमर के जो भी प्रॉब्लम आती है उनको, तो उनको सुनेंगे। ठीक है, तो
ये जो है वो आपका राइट दिया गया है, राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। फिर है राइट टू सीक रेडरेसल, वही कि उसको फुल राइट है कि वो रेडरेसल सीक कर सकता है, यानी कंपनसेशन ले सकता है डैमेज के लिए, जो भी उसको डैमेजेस डैमेज हुआ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, यानी कि कंपनसेशन ले सकता है, उसको ये भी फुल राइट है। और ये राइट जो है वो इंश्योर करता है कि ऑल इश्यूज जो भी कंज्यूमर के साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनको जस्टिस दिया जा सके, ठीक है। प्रॉपर रेडरेसल मैकेनिज्म जो है वो अपनाया जाए, सेट अप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, फिर स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर फॉर्म होता है, फिर नेशनल होता है। तो ये सब जो है वो फॉर्म बनाए गए हैं, कमीशन बनाए गए हैं, तो वो इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, ठीक है। फिर आता है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की, हर एक सिटीजन, ठीक है, जो कि कंज्यूमर है, ठीक है, उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अपनी कंज्यूमर राइट के प्रति, ऑल लॉ एंड पॉलिसी जो भी रिलेटेड है कंज्यूमर की, उसके लिए जो है उसको नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ अपडेट रहना चाहिए उसको। अब जो भी हमारी कंज्यूमर की स्कीम्स वगैरह होती है तो रिलेटिवली जो भी डे टू डे वो अपडेट रहना चाहिए उसको, ठीक है। और therefore it is made sure that a material regarding the consumer related law is easily available overall India, ठीक है। और हर एक पर्सन को अपने राइट के लिए जो है वो अवेयर होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि मेजर पार्ट जो भी पॉपुलेशन का है वो अवेयर ही नहीं है अपने राइट और लॉ के प्रति। इसके और इसी रीजन से जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि जागो ग्राहक जागो, एंड कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कभी लॉयर्स के द्वारा भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रिमोट एरियाज में, ठीक है। फिर आपका ड्यूटी क्या है कंज्यूमर की, हमने अभी राइट देख लिया, अब ड्यूटी भी देखेंगे। कुछ एक ड्यूटी भी है ना, जब जब आपको राइट मिलता है तब तब आपको ड्यूटी दी जाती है ना, जब जब आपको राइट मिलते हैं तब तब आपकी ड्यूटी होती है। तो फर्स्ट यदि आपको राइट दे दिया है कि आप जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स ले सकते हैं, तो आपको ये भी राइट, ये भी आपकी ड्यूटी है कि जब आप गुड्स को लोगे ना या सर्विसेज को यदि आप हायर कर रहे हो, तो ये ड्यूटी है कि आपको उसको पेमेंट करोगे उसकी, ठीक है, जो भी आपने गुड्स लिया है उसकी पेमेंट करोगे, जो भी आप सर्विस जो है वो हायर कर रहे हो उसकी पेमेंट करोगे, ठीक है। साथ ही साथ बोला कि वाइल परचेजिंग समथिंग, ये ड्यूटी है कि आप चेक, जब आप परचेज करने के लिए जा रहे हो ना, किसी कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज करने के लिए जा रहे हो, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप चेक करोगे उसका वेट क्या है, इसका बैलेंस, प्राइस, ये सब कुछ जो है वो आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। और फिर बोला कि ये ड्यूटी है कंज्यूमर की, ठीक है, कि वो अवेयर रहे, ठीक है, वो अपडेट रहे या अवेयर रहे अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम से, ठीक है। और ये भी ड्यूटी है कि वो केयरफुल रहे, ठीक है, और मिसलीड ना हो, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, उसके जाल में ना फंसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो फिर बोला कि ड्यूटी है कंज्यूमर की कि वो परचेज ना करे कोई भी प्रोडक्ट ब्लैक मार्केटिंग से, ठीक है। और फिर बोला कि उसकी ड्यूटी है कंज्यूमर की कि वो अवेयर रहे अपने राइट एंड ड्यूटीज के लिए, ठीक है, और अवेयर करें आपस आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, ठीक है। और ये कंज्यूमर की ड्यूटी है कि वो फाइल करे, फिर यदि उसके साथ कभी ऐसा हो गया कि उसका राइट वायलेट है, जैसे कि आपने कोई गुड्स वगैरह ली, वो अच्छी नहीं निकली, डिफेक्टिव निकली, या ऐसे कोई ऐसे शॉपकीपर है वो आपको एमआरपी रेट से ज्यादा जो है वो चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी ड्यूटी है कि आप फाइल करोगे कंप्लेन, ठीक है, यदि आपकी गुड्स जो आपने परचेज करी है वो डिफेक्टिव निकलती है, आप कंप्लेन फाइल करोगे, ठीक है। तो यहां पर बोला लास्ट ड्यूटी बोली है एवरी कंज्यूमर की ये ड्यूटी है कि वो बिल लेगा, ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई भी गुड्स ले रहे हो, वो परचेज कर रहे हो, तो आप उसका प्रॉपर बिल भी लो, ताकि कल को कभी डिस्प्यूट हो जाए इन फ्यूचर में तो आप इजिली फाइल कर सको कंप्लेन, ठीक है। अब है मेजर डेफिनेशन, ठीक है, तो कंप्लेंट बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज सी में। तो कंप्लेन क्या होता है, कोई भी जब आप एलिगेशन लगाते हो, मतलब आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर के द्वारा कोई भी एलिगेशन लगाया जा रहा है रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, आपको आप पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, या कंज्यूमर को कोई गुड्स आपने दी, ठीक है, वो डिफेक्टिव निकली, तो आप जो है उसको दोबारा से ठीक है कि उसको चेंज नहीं कर रहे हो, या आपने कोई सर्विसेज दी, ठीक है, और जो कंज्यूमर था, ठीक है, जिसने सर्विसेज हायर करी थी उसमें कुछ डेफिशिएंसी रही,
ठीक है। तो इस तरह से यदि कोई भी एलिगेशन आप पर लगाया जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन हो चुकी है। ठीक है, कि कोई भी आप ऐसा जैसे अपना प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो जिससे वो हजार्डस सिचुएशन में आ जाता है उसकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ठीक है, तो वो एलिगेशन जो है वो क्या होते हैं, कंप्लेन होती है। ठीक है, फिर दिया है कंज्यूमर डिस्प्यूट, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ई में दी है कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो यहाँ ये बोला कि ऐसी सिचुएशन व्हेन अ पर्सन जो है वो एक डिनाई करे एलिगेशन जो कि फाइल करे गए हैं अगेंस्ट हिम इन द कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन में जो एलिगेशन जो है वो फाइल करे तो एक पर्सन क्या करे, डिनाई करे, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो उस पर एलिगेशन लगाए, तब कहते हैं हम कंज्यूमर डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है, मतलब ये डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ई में। पर्सन कौन होता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज एम में बताया गया पर्सन। तो वर्ड पर्सन में इंक्लूड होता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी जिन जिन पर्सन पर, मतलब जिन जिन अथॉरिटी, जैसे कंपनी पर भी जो है वो, कंपनी को भी हम लीगल पर्सन मानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर पर्सन किस किस को कहा है, एक ऐसा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फर्म, एक पर्सन या अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ पर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, उसे हम पर्सन जो है वो कंसिडर करेंगे। फिर है आपका सर्विस। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ओ में, सब क्लॉज ओ में बताया गया सर्विस। सर्विस का मीनिंग होता है कि एनी डिस्क्रिप्शन और फैसिलिटी जो कि आप जो है वो ले रहे हो, ठीक है, और जो आप जो है वो पर्सनल ले रहे हो, ठीक है, उसे हम सर्विस कहेंगे। फ्री, यदि फ्री ऑफ चार्ज यदि आप सर्विस ले रहे हो ना, तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के लिए जो है वो आप सर्विस ले रहे हो, तो वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं जाता। आप मतलब कुछ पैसे दे रहे हो और सर्विस ले रहे हो, जैसे कि आप कहीं जाते हो, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हो, तो वो सर्विस होती है। आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहे हो मैकेनिक के पास, तो वो सर्विस होती है जब आप जो है वो किसी काम के लिए दूसरे पर्सन को हायर करते हो। ठीक है, फिर है आपका रेड्रेसल मैकेनिज्म। तो इसमें हम 3 टायर देखेंगे। क्वासी जुडिशियल मशीनरी से कहा जाता है एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 जो है वो फॉर्म बनाए गए, कमीशन बनाए गए हैं जो कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म। सेक्शन 11 में बताया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म होगा। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, 1986 वाला एक्ट। ठीक है, और जब हम लास्ट में डिफरेंस देखेंगे तब हम देखेंगे कि उसकी पिक्यूनरी लिमिट में जो है वो कुछ एक चेंजेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमारा ये एक्ट बनाया गया था तो यहाँ बोला था सेक्शन 11 में ये बोला है कि ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म होगा, और उसकी जो केस की वैल्यू है ना, ठीक है, मतलब केस की वैल्यू, ठीक है, प्लस आप जितना कंपनसेशन उससे मांग रहे हो, मतलब फुल क्लेम आप कितना करें, तो क्लेम की वैल्यू यदि 20 लाख तक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20 लाख तक यदि आपकी कंप्लेन की वैल्यू है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाके कंप्लेन फाइल कर दोगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को पावर होती है, जैसे सिविल कोर्ट को पावर होती है ना कि वो समन कर सकते हैं कि पर्सन को, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एविडेंस ऑन एफिडेविट या एनी मैटर जो कि प्रिस्क्राइब, जो भी उनको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और डिमांड कर सकते हैं वो रिपोर्ट को, और एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी से कोई भी रिपोर्ट उनको मंगवानी हो तो मंगवा सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग एनी डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसिबल है या एविडेंस के रूप में जो दिए जा सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये भी राइट है डिस्कवर करने का। और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के लिए आपको याद रखना है उसके प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 मेंबर होंगे। ठीक है, 2 मेंबर होंगे जिनमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा, वो क्वालिफाई होता हो, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में क्वालिफाई होने के लिए, मतलब क्वालिफाई होता हो, ठीक है, उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जो है अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, प्लस 2 मेंबर बताए, 2 मेंबर में से एक तो वुमेन होनी चाहिए, प्लस जो मेंबर है, ठीक है, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एडुकेट नॉलेज उनके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, और एज कितनी बताई है कि 5 ईयर के लिए अपॉइंट होंगे, प्लस या तो 5 ईयर हो जाए या 65 ईयर, जो भी पहले हो गया, ठीक है,
तो उतने टाइम तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के मेंबर जो है बन सकते हैं। ठीक है, फिर बताया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के बारे में। तो सेक्शन 17 में बताया गया है आपका स्टेट की हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन होगा। ठीक है, और उसकी पेकुलरी लिमिट कितनी है, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट में देखा था कि 20 लाख तक होगी, तो यहाँ पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो आपका क्लेम बनता है। ठीक है, वैल्यू, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है या गुड्स एंड सर्विस जो ली है उसकी वैल्यू प्लस कंपनसेशन। ठीक है, यानी कि फुल क्लेम आप कितना कर रहे हो। ठीक है, तो वो 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक है, तो आप स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में जो है अपना केस फाइल करोगे। ठीक है, अपनी कंप्लेन फाइल करोगे। यहां पर भी बोला कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर होने चाहिए, और 2 मेंबर में से एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, एक मैन होना चाहिए। ठीक है, और जो भी मेंबर है उनको उनके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आउट ऑफ 2 मेंबर जो है एक वुमेन होनी चाहिए, और जो कमीशन के मेंबर हैं, ठीक है, उनको एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग और एडुकेट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको कंज्यूमर फील्ड का। ठीक है, और एज टाइम पीरियड कितना बताया कि वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, या तो 5 ईयर या तो आपका, ठीक है, 67 ईयर। ठीक है, जो भी पहले हो जाता है, 5 साल पहले हो गए तो 5 साल के बाद वो अपना ऑफिस जो है वो छोड़ देंगे, यानी कि वो जो है वो अभी कंज्यूमर के मेंबर नहीं रहेंगे, या 67 ईयर। ठीक है, फिर है आपका नेशनल कंज्यूमर फॉर रेड्रेसल, ठीक है, रेड्रेसल कमीशन। तो एक हमने स्टेट देख लिया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट देख लिया, फिर स्टेट देखा, फिर अभी नेशनल। नेशनल में जो बोला कि जो प्रेसिडेंट होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे प्लस 4 मेंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेंबर की संख्या जो है बढ़ा दी। जो प्रेसिडेंट होगा वो क्वालिफाई होता हो, ठीक है, एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो योग्यता रखता हो, या तो रिटायर या रूलिंग जो है, मतलब सिटिंग और रिटायर्ड जज के रूप में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो होना चाहिए। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कमीशन जो है जस्टिस आर के अग्रवाल जी हैं। ठीक है, यदि आपको अपडेट देखना हो तो आप नेट में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो कि हु वाज अ फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। आर्टिकल 21 ऑफ एक्ट में जो है बात करी गई पेकुलरी जुरिसडिक्शन की, तो यहाँ पर बोला जितने भी मामले होंगे 1 करोड़ से ज्यादा उसकी किसी केस की वैल्यू है, यानी कि आप क्लेम जितना कर रहे हो वैल्यू प्लस कंपनसेशन, मतलब जितना भी आप क्लेम कर रहे हो वो यदि मोर देन 1 करोड़ है तो आप नेशनल कमीशन में जाओगे। नेशनल कमीशन को पावर है कि उसको ये पावर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है, और जितने भी स्टेट में कमीशन है तो उन पर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, उनसे रिपोर्ट मांग सकता है, टाइम टू टाइम जो है पीरियडिकली रिटर्न रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डिस्पोजल एंड पेंडेंसी ऑफ द केस के रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म प्रोसीजर और कैसा होना चाहिए हियरिंग का, ठीक है, तो वो भी डिसाइड कर सकता है, और प्रोवाइड कर सकता है कि आप स्पीडी क्या करो, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करो। ठीक है, जितने भी आपके पास मैटर है आप उनको स्पीडी डिस्पोज ऑफ करो। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो अभी ऑर्डर कर सकता है, और प्रोवाइड करेगा स्पीडी ग्रांट ऑफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीज। ठीक है, और जनरल पावर क्या है, ओवरसीइंग द फंक्शन की, वो सभी जितने भी स्टेट कमीशन है ना, ठीक है, उन सभी के फंक्शन को देखेगा। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के। अब देखो कि सबसे पहले हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो कि डिस्ट्रिक्ट तो मान लो ठीक है, तो इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर एक क्या है आपका स्टेट फॉर्म है। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर फॉर्म। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर फॉर्म अलग अलग स्टेट के लिए बनाया गया है, तो उससे ऊपर क्या होगा लास्ट में नेशनल। तो नेशनल की ड्यूटी बनती है, ठीक है, और उसकी पावर भी है कि वो सभी पर निगरानी रखेगा। ठीक है, तो बोले ये पावर है कि वो प्रोवाइड करेंगे प्रायर सर्विस। ठीक है, और इसके अलावा जो अपोजिट पार्टी है ना, ठीक है, उसको भी जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो कोई पेश कर रहा, कोई पार्टी जो है वो उसको कॉपी दे रही है डॉक्यूमेंट की, तो उसकी कॉपी जो है वो आपको अपोजिट पार्टी को भी देनी है। ये भी नेशनल कंज्यूमर की पावर है, ठीक है, नेशनल फॉर्म की पावर है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक अलग से हम देखें तो एक प्रेसिडेंट होगा जो हमने डिस्कस कर लिया, प्लस 4 मेंबर होंगे। 4 मेंबर्स में से एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, फिर है कि ऑल दीज मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे वो 35 ईयर जो है वो ठीक है से कम नहीं होनी चाहिए, 35 प्लस एज होनी चाहिए, प्लस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली हो,
और एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग या एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और एवरी मेंबर ऑफ कमीशन जो है होल्ड कर सकता है ऑफिस, ठीक है, या तो 5 ईयर तक, ठीक है, या तो आपका 70 ईयर तक, ठीक है, जो भी आपका पहले हो जाए, ठीक है, तब तक जो है वो होल्ड कर सकता है ऑफिस। ठीक, मैंने फिर बोला कि हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, कौन पर्सन जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है, सेक्शन 2 क्लॉज 1, ठीक है, सब क्लॉज बी में बताया गया कि कंप्लेनेंट जो है वो आपका कंप्लेंट फाइल करेगा। कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, तो कंज्यूमर होगा, या वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, तो वो पर्सन क्या करेंगे, कंप्लेंट फाइल कर देंगे, कि जो कि वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, अंडर लॉ, एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, तो वो कंप्लेन फाइल करेगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकती है, या एक से ज्यादा कंज्यूमर है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर का काम करवाया, ठीक है, अभी पहले हमारे पहले वाले एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब जब हम नया एक्ट पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आपने किसी से सर्विस ली, ठीक है, तो सर्विस यानी कि आप जो है काम करवा रहे थे किसी से, 3 लोग इकट्ठे काम कर रहे थे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और आपने जो है किसी की भी पेमेंट नहीं दी, ठीक है, इन 3 लोगों की पेमेंट नहीं दी, तो ये तीनों ही कंज्यूमर हुए ना, ठीक है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो इन ये 3 लोग जाकर भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कलेक्टिव कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और यदि किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव भी जो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला कि हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, कि कंप्लेंट कैसे फाइल होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटिस दोगे, ठीक है, कि आपके साथ कभी भी अपने आपका कोई डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट है आपको मिल गया है या डेफिशिएंसी हुई है सर्विस की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, ठीक है, जिसको भी लॉस हुआ है, वो क्या करेगा, नोटिस देगा, ठीक है, नोटिस देगा कि आप या तो मेरी जितना भी ठीक है, यानी मेरी जितना भी आपका पेमेंट रहता है यानी कि वो कर दो, यानी कि जो भी आपको लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए आप क्या करोगे, पहले नोटिस दोगे। यदि नोटिस के दौरान भी कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है और वो आपको जो पेमेंट नहीं करता है, या आपका जो गुड्स है, ठीक है, उसको जो है वो चेंज नहीं करता है, ठीक है, मतलब जो भी आपको चाहे आपने गुड्स लिया है, प्रोडक्ट लिया है, या आपने कुछ सर्विस दी है, ठीक है, उसकी आपको पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है, तो या तो किसी ने सर्विस दी, अच्छी पेमेंट आपने पेमेंट करने के बाद भी उसने जो है वो आपका काम पूरा नहीं किया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप नोटिस दोगे। यदि नोटिस के दौरान भी काम नहीं होता है, ठीक है, तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, कंप्लेन लिखेगी, ठीक है, कंप्लेन जो है वो फाइल करेगी। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कंप्लेन फाइल करने का, कि नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो कंज्यूमर है वो कंप्लेन फाइल करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, और एग्रीव्ड पार्टी को जरूरी नहीं है कि वो एडवोकेट हायर करे, वो सिंपली एक पेपर पेन लेकर कुछ एक फॉलोइंग कंटेंट्स जो प्लेन पेपर में भी लिख देता है, उसे भी हम जो है कंप्लेन मानेंगे, जैसे कि नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, अपोजिट पार्टी, ठीक है, और फैक्ट जो कि रिलेटेड है कंप्लेंट से, और टाइम जो कि मतलब किस टाइम जो आपने कोई प्रोडक्ट लिया था या सर्विस दी थी, ठीक है, ये सब कुछ आप जो भी आपके कॉज ऑफ एक्शन हो चुके हैं वो सब आप जो है वो इसमें मेंशन करोगे, जो भी आपके फैक्ट है, ठीक है, या ऑल पॉसिबल डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करने के लिए जरूरी है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसकी रिसिप्ट, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं एलिगेशन जो भी लगाए गए हैं कंप्लेन में, ठीक है, कि आपने जो भी कंप्लेन में एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है, उसके सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप जो है उसके साथ अटैच करोगे। और जो भी आपने रेमेडी या क्लेम किया है कंपनसेशन में, ठीक है, मतलब आप कंपनसेशन के रूप में मतलब रेमेडी जो है जो भी क्लेम कर रहे हो वो भी आप जो है सिंपली लिखोगे। मतलब आप जो है सिंपल प्लेन पेपर ले लो, सबसे पहले आप एड्रेस लिख लो, नेम लिख लो, ठीक है, टाइम एंड व्हेन यू, ठीक है, जब कब जो है वो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है खराब निकला, कौन सा दिन था जब आपने उसको लिया, ये सब आप जो है जो भी नेसेसरी फैक्ट है वो सब कुछ उसमें मेंशन कर दोगे, अटैच कर दोगे डॉक्यूमेंट। और रिलीफ और रेमेडी जो है जो भी आपने क्लेम करनी कि कितना वैल्यू था प्लस कंपनसेशन, ठीक है, कितना आपका क्लेम बनता है वो सब आप उसमें लिखोगे, और साथ ही साथ सिग्नेचर करोगे, जो कंप्लेनेंट है वो खुद सिग्नेचर करेगा या तो किसी को ऑथराइज किया है एजेंट तो वो भी क्या करेगा उसमें साइन करेगा, ठीक है। जब आपने ड्राफ्ट कर दिया कंप्लेन तो आप क्या करोगे, सब फिर देखोगे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन सी है,
कि आपके केस की वैल्यू क्या है, उस केस की पेक्यूनरी लिमिट के हिसाब से, जैसे अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर फॉर्म, ठीक है, तो उस हिसाब से उस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास आप कंप्लेन फाइल करोगे और जो कंप्लेन है वो अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो आप डिसाइड करोगे और वही जो है वो अपना केस फाइल करोगे, कंप्लेन फाइल करोगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आजकल तो ऑनलाइन भी जो है वो कंप्लेन फाइल हो जाती है, जो कि यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके। फिर आप क्या लगाओगे, आपकी जो भी कोर्ट फीस है वो आप लगा सकते हो, ठीक है, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है ये पढ़ना, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है वो कोर्ट फीस भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है, स्टेट के लिए अलग है और नेशनल के लिए अलग है, ठीक है। यहाँ पे बोला कुछ एक लिमिटेशन, जैसे कि लिमिटेशन पीरियड भी होता है ना कि फाइलिंग करने का कंप्लेन को, तो क्या कुछ लिमिटेशन पीरियड है। तो यहाँ पर बोला कि जब आप फाइल करोगे ना कंप्लेन को, तो वो कब की जा सकती है, तो जब आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, ठीक है, जिस दिन जो है वो आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ उस दिन से लेकर 2 सालों के भीतर जो है वो आप क्या करोगे, 2 ईयर के भीतर, ठीक है, अंडर 2 ईयर जो है वो विद इन 2 ईयर, ठीक है, आप क्या करोगे, कंप्लेन फाइल कर दोगे, ठीक है, अगेंस्ट जो है अगेंस्ट फाइल कर दोगे अगेंस्ट द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आप क्या करोगे विद इन 2 ईयर में जो है, जब आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ है तो विद इन 2 ईयर में जो आप कंप्लेन फाइल कर दोगे। और एनी फॉर्म एंटरटेन द केस ऑफ द डिले, यदि आपका कभी किसी वजह से आपका डिले हो गया, मतलब आप जो है कंप्लेन फाइल नहीं कर पाए इन 2 ईयर में, तो आप सफिशिएंट रीजन दे दो, ठीक है। और यदि आपको अपील करना है तो सेक्शन 15 में बताया गया, यदि आपको अपील करना है स्टेट कमीशन में, मतलब स्टेट कमीशन में अपील करोगे तो वो क्यों करोगे, यदि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तभी तो कंप्लेन फाइल करोगे, है ना, तो सॉरी अपील फाइल करोगे, ठीक है। तो यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील जो है वो आपको स्टेट में करनी है तो आप विद इन 30 डेज करोगे, और प्रेस्क्राइब्ड जितना भी टाइम यदि केवल है विद इन 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर जो है वो आप क्या करोगे, कम अपील फाइल करोगे, ठीक है। और यदि किसी भी रीजन की वजह से ये पीरियड जो है वो एक्सपायरी हो गया है तो आप उसके लिए कुछ रीजनेबल रीजन बता दोगे, सफिशिएंट रीजन बता दोगे, ठीक है, और अपील को फाइल करोगे स्टेट कमीशन में। फिर यदि बोला कि आपको नेशनल कमीशन में अपील फाइल करनी है तो सेक्शन 19 में बताया गया है कि आप जो है वो नेशनल कमीशन में भी अपील फाइल करोगे, ठीक है। तो नेशनल कमीशन में अपील जो है वो तभी फाइल कर सकते हैं जब आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, तो जब आपको स्टेट कमीशन से ऑर्डर मिल जाता है तो उस दिन से जो है वो आप 30 डेज के अंदर जो है नेशनल कमीशन में अपील फाइल करोगे, और साथ ही साथ आप कॉपी ऑफ एफिडेविट भी लगाओगे। फिर बोला कि यदि आपको इससे ज्यादा, ठीक है, नेशनल के बाद ये फिर भी आप नेशनल में भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाओगे। तो सेक्शन 23 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आपको एग्रीव्ड पार्टी जो होगी वो फ्रॉम द डेट ऑफ नेशनल कमीशन के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है तो उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर जो है वो आपको अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और फिर बोला कि रिवीजन पिटीशन जो है वो नेशनल कमीशन, ठीक है, और सेक्शन 21 क्लॉज बी में बताया गया है कि ये पावर है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन की, ठीक है, कि वो कॉल कर सकता है, रिकॉर्ड मांग सकता है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर दे सकता है, डिस्प्यूट और एनी डिस्प्यूट कंज्यूमर डिस्प्यूट यदि हुआ है, यदि आप किसी भी स्टेट फॉर्म से जो है वो स्टेट कमीशन से या तो पेंडिंग है मैटर या डिसाइडेड है तो उसकी रिपोर्ट यदि मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हो, ठीक है। और द कमीशन के पास ये भी पावर है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी उसके पास है, ठीक है, तो वो रिवीजन भी कर सकती है। और यदि आपको रिवीजन पिटीशन फाइल करनी है तो विद इन 90 डेज में आप फाइल करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जो कि जब भी पास हुआ है बाय द एग्रीव्ड पार्टी ही जो है उसको पिटीशन को फाइल करेगी, ठीक है। रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, तो कंज्यूमर के पास कुछ एक रेमेडी है, ठीक है, वेरियस रेमेडी है। तो सबसे पहले बताया है कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कि आप जो है वो रिमूव कर सकते हो डिफेक्ट को। तो यहाँ पे बोला कि इफ द कंज्यूमर आफ्टर कंडक्टिंग अ प्रॉपर टेस्टिंग, ठीक है, कि यदि कंज्यूमर जो है ना जैसे कि कोई प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, और उसने देख लिया कि प्रॉपर टेस्ट कर लिया उस प्रोडक्ट का और उसको फाइंड हुआ कि ये तो प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पर अथॉरिटी क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि आप रिमूव करो इन डिफेक्ट्स को। किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, या तो आप ऑर्डर कर देते हो रिप्लेसमेंट का या रिफंड का, ठीक है, जो भी प्राइस जो उसने पे किया है कंज्यूमर ने
ठीक है, तो आप जो रिफंड कर दो। ठीक है, और अवार्ड ऑफ कंपनसेशन कि आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो आप ऑर्डर कर सकती है कि आप कंपनसेशन दे दो। ठीक है, कि जितना भी उनका जो है वो मुआवजा बनता है तो उसको भी दे दिया जाए। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड कर सकता है कंपनसेशन के लिए फ्रॉम द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर इफ बिकॉज इज नेग्लिजेंस और कंज्यूमर, ठीक है, हैज सफर सम फिजिकल और एनी अदर लॉस। ठीक है, अब बोला रिमूव किया जा सकता है डेफिशिएंसी को, और यहाँ पे बोला कि एनी अथॉरिटी जो है पास कर सकती है ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द डेफिशिएंसी। ठीक है, और देयरफॉर देयर इज एनी डेफिशिएंसी जो डिलीवर की जा रही है सर्विसेज में। ठीक है, तो आप क्या करो कि उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये भी रेमेडी जो है उसके पास है। और यदि कोई पर्सन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, तो मतलब कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसको प्रोहिबिट कर दो ना कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, तो ये भी रेमेडी उसके पास है कि कंप्लेनेंट जो है वो फाइल, यदि कंप्लेन फाइल करी गई है, ठीक है, कंज्यूमर के द्वारा अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, तो ये अथॉरिटी क्या करेगी, ऑर्डर करेगी, इमीडिएट एक्शन लेगी उस पर्सन के खिलाफ जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, और उसको स्टॉप करेगी कि आप सेल मत करो हजार्डस गुड्स, या आप विड्रॉ करो हजार्डस गुड्स को फ्रॉम द मार्केट, या पेमेंट करो ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट। ठीक है, कि आप जो है वो पेमेंट, जितना भी पेमेंट जो है वो लिया जाना चाहिए उतना आप ले सकते हो। फिर हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2018 का। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ एक प्रोविजन में कमी रहेगी, यानी कि आप देखते हो ना टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अभी आप देखो 2018 से 19 का, यदि आज प्रेजेंट में 2023 में भी हम बात करें तो सब चीजें जो है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑनलाइन आप जो है वो शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, मल्टी लेवल एंड डिजिटल मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है वो आपके कहाँ नहीं थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 वाले एक्ट में जो है वो ये प्रावधान नहीं थे। इसलिए ये बिल जो है वो प्रपोज्ड हुआ, वेरियस चेंजेस जो है इसमें किए गए जो कि पहले वाले एक्ट में नहीं थे। ठीक है, तो क्या कुछ चेंजेस थे, यहाँ पर सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बात करी गई। तो इस एक्ट में जो कि पहले 1986 वाले एक्ट में जो है वो ठीक है, कंज्यूमर सॉरी सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल के पास अथॉरिटी थी कि वो प्रमोट कर सकता है, प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा राइट ऑफ कंज्यूमर को, बट प्रपोज द बिल, ठीक है, सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल विल बी द एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइजरी बॉडी का भी काम करेगी फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। ठीक है, एम्बिट ऑफ लॉ में हम देखेंगे 2018 वाले बिल में गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा, ठीक है, पहले 1986 में क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में ही जो है वो इसमें बात करी गई थी, लेकिन इस एक्ट में 2018 वाले एक्ट में, सॉरी 2019 वाले एक्ट में और 2018 वाले बिल में, ठीक है, जो कि बात रखी गई थी कि यहाँ हम जो है सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन या ऑल मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर कंसिडरेशन while excludes फ्री फ्रॉम द पर्सनल सर्विस। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पे देखा था कि यहाँ भी सर्विसेज में से एक्सक्लूड की जाती है फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज, तो यहाँ पर भी जो वैसे ही बना रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस क्या करेंगे कि जो सर्विस है उसमें से टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और ऑल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है अलग से ऐड कर दिया गया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमने देखा था, तो 1986 में वाले एक्ट में से कुछ और जो है वो आपके टाइप बता दिए इस लिस्ट में, तो 3 टाइप और बताए गए लिस्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के। तो सबसे पहले और ज्यादा एडिशन क्या करेगी, यदि यहाँ पर बोला कि यदि कोई पर्सन जो है वो बिल देने से, किसी प्रोडक्ट का बिल देने से मना कर दे, फेल हो जाए इशू करने में बिल और रिसिप्ट, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। यदि कोई पर्सन एक्सेप्ट गुड रिफंड विद इन 30 डेज, ठीक है, यदि कोई पर्सन जो है वो रिफ्यूज करे कि उसने जो है मतलब कोई उसके किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, और वो डिफेक्टिव निकला, लेकिन विद इन 30 डेज जो है उसको रिटर्न करने से मना कर दे, ठीक है, कि एक्सेप्ट करने से मना कर दे रिटर्न गुड्स को, ठीक है, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। या तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से जो है वो मना कर दे, मतलब अपनी जानकारी ना दे, ठीक है, तो ये भी ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में भी अलग से यहाँ पर बात करी गई। यहाँ पर बोला कि पहले वाले एक्ट में जो
जो प्रोविजन थे ना कि ठीक है, जो कि यहाँ पहले वाले एक्ट में 1986 वाले एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था प्रोडक्ट की लाइबिलिटी से रिलेटेड। लेकिन अब बिल में जो नया बिल आया उसमें प्रपोज किया गया क्लेम एंड फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी कि आप जो है मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो आप कम से कम जब बना रहे हो तब ये चेक भी करो, खुद टेस्ट करो या खुद चेक करो कि यार क्या ये किसी ह्यूमन पर्सन के कंज्यूम करने के लिए लायक है या नहीं है। ऐसा नहीं तो कोई पर्सन जो है वो देखो कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, किसी कंज्यूमर ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट लिया, मतलब कुछ भी खाने वाली चीज दी, ठीक है, उसको जो है उसने कंज्यूम करा और बाद में बीमार पड़ गया, तो लाइबिलिटी किसकी होगी, उस मैन्युफैक्चर की होगी, ठीक है। तो ये एक नया चेंज करा गया, नई अमेंडमेंट करी गई थी इस नए वाले एक्ट में, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर एंड सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ठहराई गई, और मोर ओवर कंपनसेशन भी कोई पर्सन ले सकता है यदि किसी भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर की वजह से किसी को लॉस हो जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ और ठीक है कोई लॉस होता है। और यहाँ पे पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को भी जो है वो बढ़ा दिया गया, जैसे कि हमने देखा था 1986 वाले एक्ट में कि उसमें 10 लाख तक जो है वो लिमिट बताई, 20 लाख तक लिमिट बनाई थी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। लेकिन यहाँ पर कितनी जो है वो पेक्यूनियरी लिमिट बता दी, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के लिए 1 करोड़ कर दिया, ठीक है, कि 1 करोड़ का यदि आपका वैल्यू ऑफ केस है प्लस कंपनसेशन जो क्लेम है आपका वो 1 करोड़ तक है, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाओगे। लेकिन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो आप क्या करोगे, स्टेट कमीशन में जाओगे, ठीक है। यदि 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा है, अबव 10 करोड़ है, तो आप नेशनल कमीशन में जाओगे, ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म की बात करी गई, वो भी नए वाले एक्ट में थी, ठीक है। पहले वाले एक्ट में जो है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म की कोई बात नहीं करी, यानी कि यदि कोई डिस्प्यूट जो है मीडिएशन के माध्यम से जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो उसका कोई पहले प्रावधान नहीं था। लेकिन यहाँ पर बोला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल कमीशन के साथ एक मीडिएशन सेल भी बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पर ई कॉमर्स में भी, जैसे कि ई कॉमर्स में यदि आप जो बिल मेंशन कर रहे हो डिफाइन कर रहे हो, या डायरेक्ट सेलिंग या ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस आप ले रहे हो, ठीक है, तो 1986 वाले एक्ट में जो प्रोविजन नहीं थे वो नए वाले एक्ट में जो है ऐड करेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब द रूल प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ई कॉमर्स, यदि कोई पर्सन जो है बताया कुछ और था, ऑनलाइन शॉपिंग आपने करी और बताया कुछ और था और आपको डिलीवर कुछ और चीज कर दी, तो वो भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। और पेनल्टी को भी यहाँ पर इंक्रीज करा गया, यदि कोई पर्सन जो है वो ऑर्डर को नहीं मानता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उसकी इम्प्रेजनमेंट कितनी बताएगी, 3 ईयर की जेल, ठीक है, इम्प्रेजनमेंट अप टू 3 ईयर, एंड फाइन कितना बताया गया, 25,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो फाइन बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कुछ डिफरेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 वाले एक्ट में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाले एक्ट में, ठीक है। तो एम्बिट ऑफ लॉ यदि हम देखें कि यहाँ पर बात करी गई थी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, और फ्री और पर्सनल सर्विस को यहाँ पर एक्सक्लूड करा गया था, ठीक है, क्योंकि कोई सर्विस आप फ्री ले रहे हो और पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो ये आपका जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है नहीं आता था। लेकिन अब नया चेंज क्या करा गया कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन टेली शॉपिंग फॉर कंसिडरेशन, ये सब जो है इसमें एडिशन करे गए 2019 वाले एक्ट में, ठीक है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि यहाँ पर 6 टाइप ऑफ जो प्रैक्टिस बताई गई थी, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई मिसलीड करता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, तो ये आपका 1986 वाले एक्ट में बताया गया था। लेकिन कुछ 3 टाइप और बताए गए जो कि ऐड किए गए, जो कि हमने अभी देखे थे, बिल में देखे थे ना। अब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तभी तो वो ये जाके एक्ट बना 2019 का, इसलिए जो है वो 3 यहाँ पर और चेंजेस करे गए कि यदि कोई पर्सन फेल हो जाता है बिल देने के लिए, रिसिप्ट और रिसिप्ट देने के लिए, यदि कोई पर्सन रिटर्न करने में फेल हो जाता है या एक्सेप्ट नहीं करने से मना कर देता है विद इन 30 डेज में, ठीक है, और कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से जो है वो आपका
ठीक है, कि गिवन इन कॉन्फिडेंस, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, लेकिन जरूरत है लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये मना कर देता, तो ये भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। लॉटरी मे बी नोटिफाइड इज नॉट फॉलिंग अंडर द एम्बेक्ट ऑफ ट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्लस पॉइंट थे या कुछ चेंजेस करे गए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाले एक्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अदरवाइज आपको दिखना नहीं था, ठीक है, तो अभी अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। चलो, फिर हमने देखा कि कुछ एक और चेंजेस क्या करे गए, ठीक है। तो ये 1986 वाला एक्ट है और ये आपका 2019 वाला एक्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हर बार, ठीक है, 2019 वाला एक्ट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर बोला ना कि यदि आपके किसी प्रोडक्ट से जो है किसी पर्सन को कोई लॉस हो जाए, आपके किसी प्रोडक्ट से किसी पर्सन को लॉस हो जाए, तो लाइबिलिटी किसकी बताई, अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर, जो बना रहा है ना उसकी भी लाइबिलिटी है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी लाइबिलिटी है, जो सेलर है जो कि सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है उसकी भी जो है वो लाइबिलिटी है, वो कंपनसेशन देंगे, ठीक है। यदि आपके खिलाफ जो है वो मतलब आपके आपकी गलती की वजह से, आपकी चूक की वजह से किसी और को नुकसान होएगा, आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का सॉरी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं था 1986 वाले एक्ट में, लेकिन यहाँ पर डिफाइन करा गया था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दैट आर कॉज अ सफिशिएंट चेंज इन कंज्यूमर राइट, ठीक है, कि यदि आप कंज्यूमर के राइट में कुछ चेंजेस करते हो, और ये जो 6 कॉन्ट्रैक्ट या 6 टाइप ऑफ राइट जो आपको बताए गए हैं, यदि किसी भी तरह से उनकी वायलेशन करते हो तो आपका अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया था जो सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है, वो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ कंज्यूमर को, और इसी के अकॉर्डिंग जो है एस्टैब्लिश किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फॉर्म, ठीक है। और न्यू एक्ट में वही सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो एडवाइजरी बॉडी बनाई गई, मतलब ये जो है वो ओनली प्रोटेक्शन ही नहीं देगी या प्रमोशन ही नहीं करेगी, बल्कि एडवाइजरी बॉडी भी इसको बोला गया है फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, ठीक है। एस्टैब्लिश और इसके अकॉर्डिंग जो एस्टैब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन को, ठीक है। इसके अलावा हम देखिए रेगुलेटर की बात करी गई तो 1986 वाले प्रोविजन में कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2019 वाले एक्ट में चेंज किया गया और एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि क्या करती है, प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है, एनफोर्स करती है राइट ऑफ कंज्यूमर को, ठीक है, और इशू करती है सेफ्टी नोटिस, ठीक है, और पास करती है ऑर्डर, रिकॉल, गुड प्रिवेंशन, अनफेयर ट्रेड, अनफेयर प्रैक्टिस या रिइंबर्स परचेज प्राइस पेड, इम्पोज पेनल्टी, और यहाँ पर इस अथॉरिटी के पास, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जो है वो ये भी पावर है कि वो पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि यदि आप ना, ठीक है, पहले वाले एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन यदि आप ना अपने आसपास कोई भी फूड शॉप है या कोई भी स्वीट शॉप है, तो आप वहां जाएंगे तो आपको ना वहां एक सर्टिफिकेट से लगा हुआ दिखता है, ठीक है, और आजकल जो है वो एक प्रचलन है कि यदि किसी ने वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो उसके खिलाफ जो है वो अच्छा खासा उसको फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है, पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है। तो फूड शॉप में वो पूरा अपना सर्टिफिकेट इसलिए बनता है ताकि वो पर्सन गारंटी दे रहा है, ठीक है, कि मैं हेल्थ का, जो भी पब्लिक है उसकी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मिठाइयां बनाऊंगा, वैसे ही जो अलग अलग शॉप होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो वो इसलिए किस अथॉरिटी के अंदर बनाया जाता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो स्टैब्लिश करती है और प्रमोट करती है प्रोटेक्शन के लिए, जो है वो यहाँ पर नोटिस जारी करती है और टाइम टू टाइम चेक भी करती है कि किसी दुकान में ऐसा हो तो नहीं रहा, यदि हो रहा है, ऐसा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो कि मिठाइयां बेच रहा है और साथ ही साथ जो है वो उस मिठाई में किसी भी तरह से वो मिलावट कर रहा है, ठीक है, जिससे हो सकता है मतलब मिलावट कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे
पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई कर रहा है तो उससे भी पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है, ठीक है। और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को भी जो है वो यहाँ पर अमेंड किया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना था, 20 लाख था, हमने देखा। फिर स्टेट के लिए कितना था, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक था। नेशनल के लिए अबव 1 करोड़ था। इसको चेंज करके डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ तक लिमिट बताएगी, स्टेट के लिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक लिमिट बताएगी, नेशनल के लिए 10 करोड़ से अबव तक जो है लिमिट बताएगी। तो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को भी यहां पर अमेंड करा गया, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा से। डिस्ट्रिक्ट के लिए अप टू 20 लाख पहले था, ठीक है। स्टेट के लिए 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है वो पहले था, ठीक है। लेकिन अभी कितना कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ तक की लिमिट कर दी है। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक यदि किसी का क्लेम बनता है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा। यदि उसका 10 करोड़ से ज्यादा बनता है तो वो नेशनल में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को ऐड किया गया, ठीक है। और अब हम बात करें ठीक है। और फिर था कि कंपोजिशन ऑफ कमीशन, ठीक है। पहले था कि जो डिस्ट्रिक्ट के ठीक है जो कि प्रेसिडेंट होंगे प्लस उसके मेंबर होंगे, तो यहाँ पर वही सेम कि डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट होगा, मतलब एक जज के रूप में जो क्वालिफाई होना चाहिए एक पर्सन जिसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे, और प्लस उसके मेंबर होंगे। स्टेट के लिए वही था कि हमने डिस्कस किया था, एक हाई कोर्ट के जज के रूप में एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 उसके मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे। नेशनल के लिए हेड और करंट फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए और एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐड किया गया, अब जो मेंबर थे उनमें भी जो ऐड किया गया, डिस्ट्रिक्ट का तो सेम ही रहा कि एक प्रेसिडेंट होगा 2 मेंबर होंगे, ठीक है। स्टेट के लिए एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 4 मेंबर कर दिए, ठीक है। 4 मेंबर में भी एक वुमेन होनी चाहिए। नेशनल के लिए भी जो है वो वही रहा, एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 4 मेंबर, ठीक है, प्लस 4 मेंबर। लेकिन स्टेट के मेंबर में कुछ एक चेंजेस जो है करेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो पहले सिलेक्शन कमेटी करती थी कंप्राइजिंग जुडिशियल मेंबर और अदर ऑफिसर्स विल रिकमेंड द मेंबर ऑफ कमीशन। लेकिन अभी नए वाले एक्ट में नो प्रोविजन सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी थ्रू द नोटिफिकेशन, ठीक है। अब हम देखें कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन या मैकेनिज्म, यानी कि आप जो है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म आप अपना सकते हो थ्रू द मीडिएशन कैंसिलेशन के माध्यम से भी। यदि कोई पर्सन, जैसे कि कभी ऐसे हो कि ट्रेडर या कंज्यूमर जो है उनकी आपस में सेटलमेंट हो रही है, तो मेडिएशन के माध्यम से जो है आप सेटल कर सकते हो। 2019 वाले एक्ट में ये प्रोविजन बताया गया था कि मेडिएशन सेल जो है अटैच किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ जो है वो एक मेडिएशन सेल होगा, स्टेट के साथ जो है एक मेडिएशन सेल होगा, नेशनल के साथ भी एक मेडिएशन सेल होगा। पेनल्टी को भी इंक्रीज करा गया, पहले कितनी थी, ठीक है। पहले बोला है कि यदि कोई भी पर्सन जो है वो कंप्लाई नहीं करता था ऑर्डर विद द कमीशन, ठीक है, ऑर्डर को फॉलो नहीं करता था, तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितनी होती थी, 1 मंथ से लेकर 3 साल तक, 1 मंथ से लेकर 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट होगी। फाइन कितना होता था, 2000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। लेकिन 2019 वाले एक्ट में जो है वो पेनल्टी कितनी बताई गई कि कोई पर्सन यदि ऑर्डर की पालना नहीं करता है तो उसको 25,000 तक जो है वो फाइन दिया जाएगा, यानी कि उसको 3 साल की जेल प्लस, ठीक है, प्लस 25,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो फाइन उससे इंपोज किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा इस पेनल्टी को भी, ठीक है। तो मेरा पेन यहाँ पर नहीं चल रहा है लेकिन आप यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। कितना बताया, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस 25,000 से लेकर आपका 1 लाख तक जो है वो पेनल्टी इससे इंपोज करी जाएगी। 2019 वाले एक्ट में ये बताया। ई कॉमर्स जैसा 1986 वाले प्रोविजन में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यहां पर जो नया वाला एक्ट बनाया 2019 का, उसमें ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करे रूल प्रिवेंटिंग फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, ये सब ई कॉमर्स के प्रोविजन जो है 2019 में ऐड कर दिए गए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेशन यही तक था। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये डिफरेंस, यदि आप इसको देख लेते हो तो
आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो आप एक एक्ट को गूगल पर सर्च कर सकते हो और अकॉर्ड मतलब सेक्शन वाइज जो है आप यदि क्वेश्चन देखना चाहें, ठीक है, तो उस सेक्शन वाइज जो है उसको लर्न कर सकते हो उसके प्रोविजन को। अदरवाइज इससे ज्यादा आपको हर एक पॉइंट को याद रखना जरूरी नहीं है, जितना भी यहाँ पर करवाया है वो सफिशिएंट है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।